नमस्कार दोस्तों, आज 14 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्वाड की बैठक ने चीन के माथे पर खींच दी है चिंता की लकीरें। भारत की बढ़ती भूमिका से परेशान है ड्रैगन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि डीजीपी दिलबाग सिंह का दावा, पाकिस्तान की सीमा पर बने लॉन्च पैड से घुसपैठ की फिराक में है करीब 250 आतंकी। लेकिन इसी के साथ चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का प्लान भी तैयार है। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में अल्पसंख्यकों ने लगाए जय श्री राम के नारे और थाम ली बीजेपी का झंडा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। क्वाड की बैठक ने चीन के माथे पर खींच दी चिंता की लकीरें। भारत की बढ़ती भूमिका से परेशान है ड्रैगन। जी हां दोस्तों, क्वाड टीका पहल के साथ कई अन्य मुद्दों पर भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में भूमिका बढ़ने वाली है। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मजबूती से खड़े होंगे। चीन क्वाड के शीर्ष नेतृत्व की बैठक और व्यापक सहयोग को लेकर बन रही समझ से चिंतित हैं। जानकारों का कहना है कि चीन की चिंता यह भी हो है कि क्वाड अब नियमित सम्मेलन स्तर का मंच बनने जा रहा है। चारों देशों के नेता आपसी सहयोग को विस्तार देने पर सहमत हैं। ये समझ रणनीति, सामरिक संबंध और व्यापार सहित इलाके की आतंकवाद और साइबर आतंकवाद की बड़ी चुनौतियों से भी जुड़ी होगी। फिलहाल क्वाड के मंच में किसी नए देश को शामिल कर इसे विस्तार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित से जुड़े मुद्दों पर जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों का सहयोग भी क्वाड के साथ आने वाले दिनों में जुड़ सकता है। सूत्रों ने कहा कि चीन को भारत कई मौकों पर स्पष्ट कर चुका है कि क्वाड उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन चीन इस मंच के साझा दृष्टिकोण से खुद ही चिंतित रहता है, क्योंकि जिस नियम आधारित खुली मुक्त समावेशी व्यवस्था की वकालत की जाती है उसका उल्लंघन हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा चीन ही करता है। आतंकवाद पर भी क्वाड देशों का नजरिया काफी व्यापक हुआ है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की राह और चीन द्वारा इस मसले पर पाकिस्तान का बचाव क्वाड की स्पष्ट सोच और बढ़ती भागीदारी से बेहद मुश्किल हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि भारत इस इलाके में चीन की आपूर्ति श्रृंखला के स्वाभाविक विकल्प के तौर पर उभर रहा है। वर्ष 2022 तक 1 बिलियन वैक्सीन निर्माण के लक्ष्य में अमेरिकी वित्तीय संस्थान की मदद उसी दिशा में कदम है। जापान भी वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था को लेकर बड़ा निवेश कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डीजीपी दिलबाग सिंह का दावा, पाकिस्तान की सीमा पर बने लॉन्च पैड से घुसपैठ की फिराक में करीब 250 आतंकी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि प्रदेश में करीब 200 आतंकी सक्रिय हैं, जबकि पाकिस्तान से सटी सीमा पर बने लॉन्चिंग पैड में करीब 250 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का यह भी दावा किया है कि 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में करीब 200 के आसपास आतंकी सक्रिय हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल के अंत तक आतंकियों की संख्या में कमी होगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड पर करीब 200 से 250 आतंकी सक्रिय हैं। दिलबाग सिंह ने कहा कि 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी यात्रा के लिए हर साल बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं और इस साल भी हर तरह के इंतजामों को किया जाएगा। पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि हमारा पड़ोसी देश कई साल से जम्मू कश्मीर में अमन में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस हर तरह की साजिश को नाकाम करती आ रही है और भविष्य में भी ऐसा ही करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नार्को टेररिज्म की कोशिशों को नाकाम किया गया है और ऐसे मामलों को एनआईए को भी ट्रांसफर किया गया है। डीजीपी ने कहा कि जो हथियार और आईईडी पाकिस्तान से बनती है, जिसका ये सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करने की फिराक में रहते हैं, उन्हें भी नाकाम किया गया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि स्टिकी बम अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें एक मैग्नेट लगा होता है जो किसी भी गाड़ी से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आतंकी इसके जरिए किसी आम नागरिक या सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारे हथियारों को जम्मू कश्मीर में पुलिस ने पकड़ा है और भविष्य में भी ऐसी हर साजिश को नाकाम किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में अल्पसंख्यकों ने लगाए जय श्री राम के नारे और थाम लिया बीजेपी का झंडा। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा जिला के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल नेताओं के पाला बदलने के बाद अब दक्षिण हावड़ा विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल नेताओं ने सत्ता पक्ष का साथ छोड़ दिया। इन लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। अल्पसंख्यक समुदाय के इन नेताओं ने भाजपा का झंडा हाथ में लेने से पहले जय श्री राम के नारे भी लगाए। तृणमूल नेता मसूद आलम खान व उनकी पत्नी नसरीन खातून अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंची और प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष एवं भाजपा नेता राजीव बनर्जी की उपस्थिति में भाजपा का झंडा थाम लिया। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रचार का बिगुल भी फूंक दिया। नसरीन खातून
हावड़ा नगर निगम के वार्ड 45 की पूर्व तृणमूल पार्षद व MMIC है, जबकि उनके पति मसूद आलम खान दक्षिण हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय नेता थे। बताया जा रहा है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस सीट से पूर्व सांसद अंबिका बनर्जी की छोटी बेटी नंदिता चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। पार्टी सुप्रीमो के इस फैसले के बाद गुड्डू खान व उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। 5 दिन के बाद गुड्डू खान पत्नी व समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने का मन बनाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पत्रकारों से मारपीट, अखिलेश यादव पर मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, पत्रकारों से मारपीट के मामले में सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित 21 के खिलाफ मुरादाबाद में पाकबड़ा थाना क्षेत्र में FIR दर्ज करवाई गई है। इंडियन प्रेस अलायंस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश पराशर ने मारपीट, बलवा और अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। वहीं दूसरी ओर सपा जिलाध्यक्ष ने भी 2 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। FIR में पत्रकारों ने लगाया आरोप। यूपी पुलिस के पास दर्ज कराई गई FIR में पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि 11 मार्च को मुरादाबाद के हॉलिडे रेजिडेंसी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लॉबी में कुछ पत्रकारों ने उनसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछ लिए। इससे यादव छटपटा गए और उन्होंने अपने गार्डों और साथियों को पत्रकारों पर हमला करने के लिए उकसा दिया। वहीं उपस्थित सिक्योरिटी गार्डों एवं 20 से अधिक सपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों को पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसमें कई पत्रकारों को गंभीर चोटें आई हैं। सपा जिलाध्यक्ष ने भी दर्ज कराया मामला। सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने भी पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने ABP न्यूज के उबैद उर रहमान, न्यूज 18 के पत्रकार फरीद शमसी में खिलाफ धारा 160, 341, 332, 353, 504, 499, 120B के तहत मामला दर्ज कराया है। क्या है पूरा मामला? दरअसल अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया था। आरोप था कि पत्रकारों को अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर जमीन पर गिराया। इस दौरान एक टीवी चैनल का पत्रकार नीचे गिर गया और उसे चोट लग गई थी। मामले पर पत्रकारों का कहना था कि उन्हें सवाल पूछे जाने से भी रोका गया। दूसरी ओर सपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर डराने लगा कोरोना, एक्टिव केस का आंकड़ा 2 लाख पार, 7 राज्यों में बढ़ा खतरा। जी हां दोस्तों, भारत में शनिवार को कोरोना वायरस के कुल मामले 11.33 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए। इसमें से संक्रमण के 87.22% नए मामले देश के 7 राज्यों से हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। देश में 19 जनवरी के बाद पहली बार 20,000 से ज्यादा संक्रमण के केस सामने आए हैं। देश में शनिवार को 24,882 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कुल मामलों के 1.78% एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में देश के कुल 63.57% एक्टिव मामले हैं। बता दें, हाल ही में देश में कोविड-19 मामलों में बड़ा उछाल दर्ज किया जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 140 लोगों की मौत हुई। देश के 5 राज्यों में 81.43% मौतें दर्ज की गई हैं, जहां महाराष्ट्र में 56 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं पंजाब में 34 लोगों की जान गई। वहीं केरल में बीते एक दिन में 14 लोगों की मौत दर्ज की गई। भारत में शनिवार को कोविड-19 के 24,882 नए मामले सामने आए। यह एक दिन में इस साल मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,13,33,728 हो गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। क्वाड देशों की बैठक से घबराए चीन ने सागर में उतारे जंगी बेड़े, बरसाए बम। जी हां दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेता ने पहली बार क्वाड बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें चीन पर चर्चा की गई। हालांकि इस बात को लेकर ड्रैगन इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने दक्षिण चीन सागर में अपनी जंगी बेड़े उतार दिए और बम बरसाने के साथ ही सैन्य अभ्यास का एक नया दौर शुरू कर दिया। लिबर्टी टाइम्स ने बताया कि बीजिंग ने विवादित समुद्र क्षेत्र में रविवार तक समुद्री यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें कहा गया कि क्षेत्र में उसका सैन्य युद्धाभ्यास हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घोषणा की व्याख्या अमेरिका के खिलाफ की जाएगी। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। पिछले महीने के दौरान अमेरिकी और फ्रांसीसी नौसेना के जहाज दक्षिण चीन सागर के माध्यम से देखे गए थे, जिससे चीन के आक्रामक दावों के क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। जर्मनी ने यह भी घोषणा की कि वह अगस्त में नौसेना के जहाज यहां पर भेजेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका जापान से आएगा फंड, ऑस्ट्रेलिया बनाएगा सप्लाई चेन और भारत में बनेगा कोरोना टीका। जी हां दोस्तों, 4 देशों के क्वाड समूह के पहले शिखर सम्मेलन में गठबंधन के नेताओं ने निर्णय किया कि बृहद टीका पहल के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र को कोविड-19 रोधी टीके की आपूर्ति के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने को लेकर भारत में भारी निवेश किया जाएगा। इस कदम को टीके आपूर्ति के क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से मुकाबले के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ 4 देशों के समूह के नेताओं के पहले ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हम एकजुट हैं। हमने सुरक्षित कोविड-19 टीकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण क्वाड भागीदारी शुरू की है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों की मदद के लिए भारत की टीका उत्पादन क्षमता को जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से विस्तारित किया जाएगा। सम्मेलन में नेताओं ने सुरक्षित और प्रभावी टीका वितरण के लिए एक टीका विशेषज्ञ कार्य समूह बनाने का फैसला किया। शिखर बैठक के बारे में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संवाददाताओं को बताया कि यह निर्णय किया गया कि भारत की निर्माण क्षमता का अमेरिकी टीके के निर्माण के लिए उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि क्वाड टीका पहले सबसे अधिक जरूरी और मूल्यवान है। श्रृंगला ने कहा कि आज के संदर्भ में यह सबसे महत्वपूर्ण पहल है। हम हिंद प्रशांत क्षेत्रों में देशों को निर्यात के लिए भारत में भारी निवेश पर चर्चा कर रहे हैं। हर साल 2022 के अंत तक 1 अरब खुराक उत्पादन करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्वाड राष्ट्रों ने अपनी वित्तीय संसाधनों, विनिर्माण क्षमताओं और साजो सामान क्षमता को साझा करने की योजना पर सहमति व्यक्त की। श्रृंगला ने बताया कि अतिरिक्त क्षमता के निर्माण के लिए वित्त पोषण अमेरिका और जापान से आएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया साजो सामान एवं आपूर्ति को लेकर योगदान करेगा। ऑस्ट्रेलिया उन देशों को वित्तीय मदद करेगा जिन्हें टीके प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि क्वाड टीका पहल का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 टीकों के विनिर्माण वितरण में तेजी लाना है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत क्वाड टीका पहल का स्वागत करता है, हमारी अपनी विनिर्माण क्षमताओं को मान्यता देता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर शोपियां से हिजबुल मुजाहिदीन के 7 आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले से आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले 7 लोगों को शोपियां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लोगों के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जाँच जारी है। पुलिस के बयान के अनुसार शोपियां पुलिस ने नाका जांच के दौरान 7 OGW को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड, 3 AK मैगजीन और AK 105 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए सभी लोगों ने कबूला है कि वो आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। इस संबंध में शोपियां पुलिस स्टेशन में भारतीय शस्त्र अधिनियम 13, 18, 20, 23, 38 ULA B के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच भी जारी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 7 में से 3 आतंकवादियों की पहचान की गई है, जिसमें मिमेंडर के रहने वाले समीउल्लाह फारूक चौपन, दाचीपोरा के रहने वाले हिलाल अहमद वानी और रमीज वानी के रूप में हुई है। कल भी एक आतंकी को किया गया था गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शुक्रवार को एक घर से एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हथियार तथा गोला बारूद जब्त किए। अधिकारियों ने बताया कि सेना, CRPF, SSB और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बिखेरियान गांव में संयुक्त धरपकड़ और तलाशी अभियान चलाया था। अधिकारियों ने कहा कि अभियान के दौरान फिरदौस अहमद नामक आतंकवादी को गुलाम अहमद नटनू के घर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि वहां से 3 चीनी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 15 राउंड कारतूस और 1 साइलेंसर जब्त किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के घर पहुंचे अमित शाह। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला करने के लिए आज दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर पहुंच गए हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठक कर रही है। पार्टी ने बुधवार को असम के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। इसी तरह पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। एक दिन पहले शुक्रवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, प्रहलाद जोशी, V मुरलीधरन, पार्टी के BL संतोष और केरल बीजेपी प्रमुख बैठक में उपस्थित थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री ऑस्टिन और राजनाथ करेंगे मुलाकात। भारत अमेरिका के बीच बड़ी रक्षा साझेदारियों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन अगले हफ्ते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच बड़ी रक्षा साझेदारियों को मूर्त रूप देने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने दी। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ वर्षों से रक्षा संबंधों में तेजी आई है और जून 2016 में अमेरिका ने भारत को बड़ा रक्षा साझेदार बताया था। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिसमें 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी शामिल है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के अड्डों का इस्तेमाल सैन्य साजो सामान की मरम्मत और आपूर्ति के लिए कर सकती है। ऑस्टिन अगले हफ्ते भारत
भारत के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले वह जापान और दक्षिण कोरिया जाएंगे। पहली बार बाइडेन प्रशासन का कोई शीर्ष अधिकारी भारत दौरे पर आ रहा है। हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक कार्यवाहक रक्षा मंत्री डेविड एफ हेल्वी ने संवाददाताओं से कहा, भारत में वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे और भारत के साथ बड़ी रक्षा साझेदारियों को क्रियान्वित करने पर चर्चा करेंगे। इसमें सूचना साझा करना, क्षेत्रीय रक्षा समझौता, रक्षा व्यापार और नए क्षेत्रों में सहयोग भी शामिल है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन 19 मार्च से 21 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे। हेल्वी ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण सामरिक भागीदार है। उन्होंने कहा कि भारत दौरे से महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा कि किस तरह से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए साथ मिलकर काम किया जाए। राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के बीच पहले डिजिटल क्वाड शिखर सम्मेलन के एक हफ्ते बाद ऑस्टिन का भारत दौरा होने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्वाड लीडर्स वर्चुअल समिट, भारत की हुई जमकर तारीफ, कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी देश एकजुट। जी हां दोस्तों, क्वाड की पहली लीडर्स वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिस्सा लिया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ की और कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए अमेरिका क्वाड के मित्र देशों के साथ प्रतिबद्ध है और क्वाड के सदस्य देश कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की मीटिंग को वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन दर्शन का विस्तार बताया और कहा कि हम अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने और सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए पहले से ज्यादा सहयोग के साथ काम करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज के हमारे एजेंडे में वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती हुई तकनीक है, जिसके बूते क्वाड एक ग्लोबल फोर्स बन सकता है। कोरोना के जन्मदाता चीन ने एक नहीं दो मोर्चों पर भारत को घेरने की तैयारी की। 15 जून को गलवान में खूनी झड़प के साथ एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में जंग छिड़ी और दूसरे मोर्चे पर चीन ने अपने चेले पाकिस्तान को एलओसी पर उकसाया। लेकिन 15 जून को गलवान में ही भारत ने चीन को ऐसा ट्रेलर दिखाया कि पूर्वी लद्दाख की लड़ाई में ड्रैगन बैकफुट पर आ गया। भारतवर्ष के पर्वतवीरों ने 20 के बदले 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसी के स्टाइल में जवाब देकर चीन को चौंका दिया। पैंगोंग इलाके में जिस रिज एरिया में पीएलए के सैनिकों ने टेंट तंबू गाड़ दिए, भारत के हिमवीर उसके ऊपर शीर्ष चोटियों पर जा बैठे और वो भी बोफोर्स तोप के साथ। लद्दाख की लड़ाई में चीन की भाला बर्छी वाली साजिश भी बेकार गई और 45 साल बाद ड्रैगन आर्मी फायरिंग वाली स्ट्रेटेजी भी भारत के आगे हाफ गई। इसके बाद हिमालय की हाड़ कंपाने वाली सर्दी में चीन की लाल सेना का रक्त सफेद पड़ने लगा और जिस्म पीला पड़ने लगा, जिसके बारे में अब चीन ने भी कबूला है कि पूर्वी लद्दाख की सर्दी में उसके कई सैनिकों की मौत हो गई। ऐसा पहली बार हुआ। कितनी लंबी जंग में चीन के हाथ कुछ नहीं लगा, उल्टे नुकसान ही उठाना पड़ा और करीब 10 महीने बाद उसे पैंगोंग इलाके से बैरंग लौटना पड़ा। यानी कोरोना बांटकर दुनिया को झुलसाने का ख्वाब देखने वाला चीन भारत के सामने पैर पटक कर वापस हो गया। लेकिन वहीं दूसरे मोर्चे पर चीन पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ उकसाता रहा। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत को अशांत करने के लिए बाजवा की कायर फौज को भड़का। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सावधान, फिर लौट रहा है कोरोना, देश के इन शहरों में लगा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 4 जनवरी के बाद पहली बार मामले 22,000 के पार पहुंचे तो चिंता देने वाले हैं। महाराष्ट्र के अलावा केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से कई शहरों में नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए गए हैं। अब तक महाराष्ट्र और पंजाब में ही कोविड-19 मामलों की संख्या में बढ़ोतरी नजर आ रही थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति कई राज्यों में बन गई है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीते कुछ हफ्तों में तेजी से मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र के इन शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू, जहां एक तरफ वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना विकराल रूप ले रहा है। नागपुर के बाद अब अकोला और परभणी में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, परभणी के जिलाधिकारी से बात हुई है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। शनिवार और रविवार को सिर्फ आवश्यक सेवाओं की ही इजाजत होगी। अकोला में रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। वहीं पुणे, पनवेल में रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, 31 मार्च तक जहां सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया गया है। पुणे में होटल बार रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब ऐसा राज्य है जहां हालात चिंताजनक हैं। पंजाब में कोरोना के मामलों में अचानक से आई तेजी के बाद कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। पंजाब के लुधियाना, पटियाला, जलंधर, कपूरथला,
होशियारपुर व नवाशहर में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। इसके अलावा मोहाली व श्री फतेहगढ़ साहिब जिला प्रशासन ने रात का कर्फ्यू लगा दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोहाली जिले में कर्फ्यू रहेगा। रात के समय घर से निकलने में पाबंदी रहेगी और शहर के अंदर आवाजाही पर रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नंदीग्राम इलेक्शन 2021। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का वादा, बीजेपी सरकार आने पर चिटफंड घोटाले का पैसा लौटाएंगे। जी हां दोस्तों, बंगाल में नंदीग्राम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कल नामांकन भरने के बाद जनता से एक वादा किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आती है तो ठगे गए निवेशकों को चिटफंड का पैसा लौटाया जाएगा। अधिकारी ने हल्दिया में एक जनसभा में कहा, केवल बीजेपी ही चिटफंड का पैसा लौटा सकती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।